Hello students, you are welcome to my channel, Study Meet with Jay. प्रिय विद्यार्थियों, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री थ्योरी का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट है, अर्थात ठोस अवस्था। आपको पता ही है, पूर्व कक्षाओं में, पिछली कक्षाओं में, निचली कक्षाओं में आप लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी द्रव्य अथवा पदार्थ कुछ मूलभूत घटक कणों से अर्थात कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना होता है। वे घटक कण होते हैं एटम, मॉलिक्यूल या आयन, अर्थात परमाणु, अणु और आयन। और साथ साथ ये घटक कण द्रव्य के शरीर के अंदर अंतर कणी या इंटर पार्टिकल फोर्स द्वारा बांधे रखे जाते हैं, अर्थात इंटर पार्टिकल फोर्स कार्य करता है इन घटक कणों के बीच में। इसी के कारण घटक कण द्रव्य के शरीर में रहते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि द्रव्य तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव तथा गैस। उनमें से ठोस अवस्था के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, क्योंकि कोई भी द्रव्य चाहे जिस अवस्था में होगा, किन्हीं घटक कणों से बना होगा, चाहे एटम, चाहे मॉलिक्यूल, चाहे आयन। और साथ साथ कोई न कोई वहाँ पर अंतराकणी बल आर अथवा इंटर पार्टिकल फोर्स कार्य करता है, जिससे कि ये कण एक दूसरे के नज़दीक द्रव्य के शरीर के अंदर बने रहते हैं। तो हम इसका डिटेल न बता के आपको सीधे टॉपिक पर आते हैं। ठोस अवस्था। ठोस अवस्था किसी द्रव्य की वह अवस्था होती है जिसमें इंटर पार्टिकल फोर्स अर्थात अंतराकणी बल स्ट्रांग अर्थात बहुत अधिक होता है, जिसके कारण घटक कण यानी कि जो बनाने वाले कण हैं, सूक्ष्म कण, एटम, मॉलिक्यूल या आयन, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, एकदम सटे रहते हैं। इनके अंदर कोई भी गति नहीं होती है सिवाय वाइब्रेटरी मोशन अथवा रोटेटरी मोशन के। अर्थात वाइब्रेटरी मोशन कंपन गति ऐसे ऐसे अपने जगह पर रहकर, अथवा घूर्णी गति अपनी जगह पर रह के घूमने वाला, बाकी कोई रैखिक गति नहीं होती है। इसी अवस्था को, जिसमें कि एक बार पुनः बताएं आपको, जिसमें कि द्रव्य के वह अवस्था जिसमें कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो और इसके चलते कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अर्थात घटक कण क्लोजली पैक्ड हो जाएं, उसी अवस्था के सॉलिड स्टेट कहते हैं अथवा ठोस अवस्था कहते हैं। अब इसी के साथ साथ हम यह भी जान लें, यदि ठोस अवस्था किसी द्रव्य की होती है तो ठोस पदार्थ क्या होता है, इसको भी जानें। सीधे तौर पर यह कह सकते हैं, सामान्य ताप तथा दाब पर, अर्थात ताप तथा दाब की सामान्य परिस्थितियों में कोई द्रव्य अथवा पदार्थ यदि ठोस अवस्था में उपस्थित होता है, उसे सॉलिड सब्सटेंस यानी कि ठोस पदार्थ कहते हैं। इसी प्रकार जो द्रव्य अथवा पदार्थ ताप तथा दाब की सामान्य परिस्थितियों में द्रव अवस्था में होता, उसे द्रव पदार्थ, अथवा गैस अवस्था में उपस्थित होता, उसे गैस पदार्थ कहते हैं। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। ठोस अवस्था में पदार्थ के गुण क्या हो सकते हैं। ठोस अवस्था में पदार्थ के गुण, इसमें आप समझ लीजिए, क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या
अंतराकणी बल इतना स्ट्रांग यहाँ होता है कि इसके घटक कण एटम या मालिक्यूल या आयन एकदम एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। इसके कारण पहला गुण जो होता है, ठोस अवस्था में पदार्थ का मास, शेप, साइज और वॉल्यूम सब कुछ डेफिनिट होता है। दूसरी चीज़ रिजिड यानी दृढ़ और इनकम्प्रेसिबल यानी कि उसे दबा नहीं सकते हैं। ठोस अवस्था में किसी पदार्थ को न तो दबा सकते हैं और दैट मीन्स कॉम्पैक्टनेस एक तरह से, और न बहने गुण है, फ्लूइड नहीं होता है। फ्लूइड माने बहने गुण नहीं होता है। तीसरा गुण है ठोस अवस्था में किसी पदार्थ का हाई मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ पिघलता है वह निश्चित ताप मेल्टिंग पॉइंट होता है, वह हाई होता है। अधिक ताप पर ठोस पिघलता है। डेंसिटी अर्थात मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि कम जगह में, इकाई स्थान में कणों की संख्या अधिक होती है। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ अर्थात यांत्रिक शक्ति, यानी किसी पदार्थ को ठोस अवस्था में हम जब दबाने की कोशिश करें अथवा खींचने की कोशिश करें तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, अर्थात उस पर उतना असर नहीं पड़ेगा। अर्थात बल अथवा भार सहने की अधिक क्षमता को ही हम यांत्रिक शक्ति कहते हैं। ये तीनों चीज़ें हाई होती हैं। अब ऐसे ठोस दो प्रकार के होते हैं। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसको कि ट्रू सॉलिड कहते हैं, वास्तविक सॉलिड कहते हैं। दूसरा एमॉर्फस सॉलिड होता है जिसको अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यह छद्म ठोस होता है अर्थात स्यूडो सॉलिड अथवा सुपर कूल्ड लिक्विड। देखने में ये भी ठोस होते हैं। ठोस जैसे हमारे दिमाग में धारणा होती है, ठोस वही है जो कि देखने में ठोस हो, जिसको हम दबा ना सकें। लेकिन विज्ञान की भाषा में क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, वही वास्तविक ठोस होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं। और बाकी एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस, ये ट्रू सॉलिड नहीं होते बल्कि छद्म होते हैं, यानी कि आभासी, देखने में ठोस लेकिन ठोस होते नहीं है। तो इनके क्या गुण हैं जिसके कारण ठोसों को दो प्रकार में बांटा गया है। नंबर 1, क्रिस्टलाइन सॉलिड में घटक कणों की एक लॉन्ग रेंज निश्चित व्यवस्था होती है, अर्थात पूरे शरीर में, क्रिस्टलाइन सॉलिड के पूरे शरीर में जो घटक कण होते हैं एक जैसे व्यवस्थित होते हैं, एक जैसी संरचना होती है, कहीं भी अंतर नहीं होता है। वहीं पर एमॉर्फस सॉलिड में घटक कणों की शॉर्ट रेंज व्यवस्था होती है, यानी कि पूरे शरीर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की व्यवस्था होती है, समान नहीं होती है। दूसरी बात, इसमें जो क्रिस्टलीय ठोस में जो क्रिस्टल होते हैं, अर्थात कोई भाग ले लें उसको क्रिस्टल कहेंगे, क्रिस्टल होते हैं, उनकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। जैसे ज्यामितीय आकृति आप समझते होंगे, जैसे घन है, क्यूब है, या इसी प्रकार ये क्यूबाइड है, डस्टर क्यूबाइड है। और इसी प्रकार आप समचतुष्फलकी यानी कि टेट्राहेड्रल अथवा ऑक्टाहेड्रल, ये सब भी ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं। तो इनकी एक निश्चित, इनके क्रिस्टल की एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, जबकि यहाँ पर ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब निश्चित एक स्थिर मान होता है गलनांक का, अर्थात वह ताप, इनका मेल्टिंग पॉइंट वह ताप होगा जिस पर कि जब तक पूरा ठोस द्रव में न बदल जाए तब तक यह ताप बदलता नहीं है।
इसे हम शार्प कहेंगे। और जबकि इसमें क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड में रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है। रेंज गलनांक का परास होता है, यानी कि जैसे कांच है, कांच देखने में ठोस है लेकिन वास्तव में ठोस नहीं होता है, यह सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। जब कांच को हम गर्म करते हैं उसका जो मेल्टिंग पॉइंट आता है उस पर पिघलना शुरू करेगा, साथ साथ उसका ताप बढ़ना शुरू होगा, और जब तक कांच पूरा पिघलेगा तब तक उसका ताप 10 से 15 डिग्री तक बढ़ जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट का एक रेंज होता है, परास होता है, निश्चित नहीं होता है। और एक और महत्वपूर्ण गुण है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एनिसोट्रॉपिक गुण होता है, विषमदैशिक गुण होता है। विषमदैशिक गुण अर्थात क्रिस्टलाइन सॉलिड के पूरे शरीर में भौतिक गुण समान नहीं होते हैं, असमान होते हैं। अर्थात भौतिक गुण क्या है, जैसे प्रकाश की किरण इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड के शरीर के अंदर से गुजारने पर अलग अलग दिशाओं से जो प्रकाश किरणें निकलती हैं उनका वेग अलग अलग होता है। ये अपने आप में सिद्ध करता है, यह बात, यह घटना सिद्ध करती है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की घटक कणों की लॉन्ग रेंज व्यवस्था होती है और निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। इन दोनों बातों को ये सिद्ध करता है। और इसके विपरीत में एमॉर्फस सॉलिड में आइसोट्रॉपिक यानी समदैशिक गुण होता है। अर्थात इनमें घटक कणों की कोई व्यवस्था नहीं, निश्चित होती नहीं, अनिश्चित व्यवस्था होती है, ज्यामितीय आकृति होती नहीं। इसके कारण ही प्रकाश की किरण अगर इसके अंदर से, इसके शरीर के अंदर से गुजारेंगे एमॉर्फस सॉलिड के, तो बाहर निकलेंगे अलग अलग किरणें, जो अलग अलग किरणें अलग अलग वेग से, भिन्न भिन्न वेग से नहीं जाके समान वेग से चलेंगी। इसमें भौतिक गुण समान होता है। उदाहरण आप अनेक पा जाएंगे किताब में। देखिए, इसमें जितनी धातुएं हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, और सोडियम क्लोराइड आयनिक जितने हैं, पोटेशियम नाइट्रेट या HDPE अर्थात हाई डेंसिटी पॉलीथीन, और साथ साथ में अधातुओं में कार्बन का 2 रूप खास करके ग्रेफाइट और डायमंड, ये सभी क्या हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं। और इसमें देखें कांच है, प्लास्टिक है, LDPE माने लो डेंसिटी पॉलीथीन, ये सभी क्या हैं, एमॉर्फस सॉलिड हैं, यानी कि स्यूडो सॉलिड हैं, छद्म सॉलिड हैं। और संक्षेप में कह सकते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसमें घटक कणों की लॉन्ग रेंज निश्चित व्यवस्था होती है, साथ साथ उसके क्रिस्टल की निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, और उसी के साथ साथ शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। वही बात यहाँ नहीं होती है। इस क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण, ये कितने प्रकार का होगा, अर्थात जो क्रिस्टलीय ठोस, जिसको वास्तविक ठोस कहेंगे, उनमें घटक कण तथा इंटर पार्टिकल फोर्स, अंतराकणी बल के आधार पर कितने प्रकार के ट्रू सॉलिड यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं हमारे। देखिए, ये 4 प्रकार के होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा है कोवलेंट आर नेटवर्क सॉलिड, तीसरा है आयनिक सॉलिड, चौथा मेटालिक सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में घटक कण, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मॉलिक्यूल होते हैं। और ये मॉलिक्यूल 3 तरह के होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन बंध बनता है। तो 3 प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं, इसलिए 3 प्रकार के मॉलिक्यूलर सॉलिड, MS मीन्स मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। और इन सभी में किसी न किसी प्रकार से इंटर पार्टिकल फोर्स जो है, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अणुओं के बीच में लगता है, इसको हम अलग से बताएंगे आपको फिर। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, इसमें जो घटक कण होते हैं, परमाणु होते हैं, एटम, और कोवलेंट बॉन्ड जो होता है इंटर पार्टिकल
इंटर पार्टिकल फोर्स होता है, अर्थात अंतराकणी बल होता है। आयनिक सॉलिड में धन और ऋण अलग विपरीत प्रकृति के आयन जो होते हैं घटक कण होते हैं, और यहाँ पर स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अर्थात जो आकर्षण बल विपरीत आवेशित कणों के बीच में लगता है वही जो आयनिक बांड होता है, वही यहाँ पर इंटर पार्टिकल फोर्स होता है, और जो कि विपरीत प्रकृति के आयनों को बांधे रखता है। मेटालिक सॉलिड में इसमें धात्विक परमाणु, मेटालिक एटम घटक कण होते हैं, और मेटालिक बांड इसमें होता है इंटर पार्टिकल फोर्स। इस तरह से इसलिए 4 प्रकार होते हैं क्योंकि घटक कण जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो 4 प्रकार के यहाँ हैं, और साथ साथ में जो बाइंडिंग फोर्स हैं यानी कि इंटर पार्टिकल फोर्स यानी कि अंतराकणी बल, वो भी अलग अलग प्रकार के हैं। इसीलिए 4 अलग अलग प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इनके जो 4 प्रकार हैं, चारों के उदाहरण क्या हैं? पोलर मालिक्यूलर सॉलिड, अर्थात HCl-NH3 पोलर मालिक्यूल। पोलर मालिक्यूल क्या होता है? जिसमें HCl 2 अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं, H और Cl। और यहाँ पर देखें H और Cl दोनों का जो विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होता है। Cl का अधिक होता है, H का कम होता है। जो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे साझे के, उसको Cl ज़्यादा खींचेगा अपनी तरफ, इसलिए Cl पर माइनस आंशिक आवेश होगा और H पर प्लस आंशिक आवेश होगा। इसी प्रकार NH बंध में भी N पर माइनस होता है, H पर प्लस होता है आंशिक आवेश। इस तरह से यहाँ देखें पोलर अणु हैं और इनके बीच में डायपोल वंडरवाल फोर्स कार्य करता है, इसलिए ये जो है पोलर मालिक्यूलर सॉलिड होते हैं। यहाँ पर नॉन पोलर में देखिए S8 ये सल्फ़र का एक ही प्रकार के परमाणु है यहाँ पर, और सल्फ़र का जो है ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर माने एक ही प्रकार परमाणुओं से बना होगा, तो उसमें जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा S के बीच में, इसमें प्रत्येक कोवैलेंट बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर पोलरिटी क्रिएट नहीं होगी, यानी कि द्विध्रुव नहीं बनेगा। द्विध्रुव माने होता है जब धन और ऋण किनारे बने, उसे हम द्विध्रुव कहेंगे। तो यहाँ पर ध्रुव नहीं बनेगा, इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा, इसे हम नॉन पोलर कहेंगे। अणु नॉन पोलर है, इसके बीच में अणुओं के बीच में वंडरवाल बल कार्य करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड युक्त जो है हमारे अणु हैं H2O और HF। देखो O जो है F सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, दूसरा नंबर O का है। जिस भी अणु में O होता है अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक OF, और साथ साथ में H भी होता है, वहाँ पर हाइड्रोजन एक अतिरिक्त बंध बनता है, हाइड्रोजन बंध बनता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड अणु हैं और इनके बीच में हाइड्रोजन बंध होता है, इसलिए जो है घटक कण इंटर पार्टिकल फोर्स यानी कि हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए ठोस अवस्था में मालिक्यूलर सॉलिड होते हैं, अर्थात इसको कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मालिक्यूलर सॉलिड। कोवैलेंट वाला आपको क्लियर है, इसमें नो प्रॉब्लम। जैसे आपका बोरान है, परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड से, घटक कण बोरान परमाणु हैं और इंटर पार्टिकल फोर्स कोवैलेंट बॉन्ड है। कार्बन में केवल ग्रेफाइट और डायमंड 2 ऐसे हैं जिसमें कि घटक कण कार्बन परमाणु होते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड वहाँ पर इंटर पार्टिकल फोर्स होता है। यहाँ आयनिक में नो प्रॉब्लम। यहाँ आप देखें Na+Cl- आयनों से बना है, और इसमें आप देखें विपरीत आवेशित आयनों के बीच में स्ट्रांग आयनिक बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो घटक कण और इंटर पार्टिकल फोर्स ये भी क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। मेटालिक सॉलिड में खास करके आपको हमको बताना है मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। मेटालिक बॉन्ड, क्योंकि
देखने में लगता है कि कोई धातु जो है बना होता है धात्विक परमाणुओं से, और धातु के परमाणु उदासीन होते हैं, लेकिन धातु के शरीर में, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस भी धातु के धात्विक तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कोश में 1 अथवा 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसके कारण इनके इलेक्ट्रॉन जो हैं अपने परमाणु के बाह्यतम कोश से निकल करके धातु के शरीर में जगह जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तो जिस भी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उस पर धन आवेश धन 1 2 3 धन आवेश आ जाता है। एनीवे उन धात्विक आयनों को धात्विक कर्नल बोलते हैं, धात्विक कर्नल, और उन पर धनावेश होगा। और जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होते हैं निकल के, यह निश्चित नहीं होता किस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कभी किसी से निकलेगा कभी किसी से निकलेगा, लेकिन कुल मिलाकर के धातु के शरीर में जगह जगह इलेक्ट्रॉनों का मेघ होता है। इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हुए रहते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी कि इलेक्ट्रॉनों के झुंड को हम इलेक्ट्रॉन मेघ यानी कि बादल कहते हैं। तो उस पर ऋणावेश होता है और उसके नज़दीक में पूरे शरीर में जगह जगह जो है धात्विक आयन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकले रहते हैं। तो धात्विक बंध क्या है? मेटालिक बॉन्ड है कि धात्विक कर्नल अर्थात धनावेशित धात्विक आयनों तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन मेघ के बीच में जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ हम बताएं आपको कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेटालिक सॉलिड पार्ट है, इसमें धात्विक परमाणु जो कि शरीर में धात्विक कर्नल के रूप में धनावेशित धात्विक आयन के रूप में भी उपस्थित रहते हैं, लेकिन बेसिकली हम कहेंगे कि इसमें घटक कण धात्विक परमाणु होते हैं तथा उनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स मेटालिक बॉन्ड होता है। इसके चलते ये सॉलिड का रूप लिए रहते हैं, अर्थात इसमें एक तरह से कॉम्पैक्टनेस होता है, क्लोजनेस होता है। इनके इंटर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल घटक कण क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब हम आए इन सभी ओवरऑल जितने हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें से कुछ खास बातें हैं। इसमें देखिए सवाल उठता है हमारे दिमाग में कि सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, गलनांक किसका होगा। तो जितने हैं इसमें देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड में 3 हो गया, और इधर कोवलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड और मेटालिक सॉलिड, कुल मिला 3 3 6 हुआ। इन 6 में सबसे अधिक आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि जो ऊष्मा लगती है पिघलाने के लिए किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए निश्चित ताप पर, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। लेकिन अपवाद में जो हमारा कोवलेंट है उसका डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस ये सबको कट कर देता है, यहाँ तक कि धातुओं को भी काट देता है। तो डायमंड अपवाद है जो कि कोवलेंट सॉलिड है। बाकी सभी जितने सॉलिड हैं उसमें हमारा आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा। और आयनिक सॉलिड आयनों से बने होते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। पिघला दें यानी द्रव अवस्था में अथवा विलयन घोल दें विलयन की अवस्था में ही, क्योंकि तब इसके जो धन और ऋण आयन स्वतंत्र हो जाएंगे तब विद्युत का चालन करते हैं। यानी कि धन आयन धनावेशित विद्युत धारा के कैरियर हो जाते हैं और ऋण आयन ऋणावेशित विद्युत धारा कैरियर हो जाते हैं। इसलिए आयनिक सॉलिड लिक्विड और सॉल्यूशन कंडीशन में विद्युत का सुचालक होते हैं। मेटालिक सॉलिड ठोस अवस्था में, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरे शरीर में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। और एक और ख़ास बात है, जो धातुओं की विशेष चमक होती है, उसको काटो तो कोई न कोई चमक होती है, शाइनिंग होती है, वह स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन वहाँ उपस्थित उनके शरीर में होते हैं और कुछ न कुछ रंग होता है। ज़्यादातर धातुएँ सिल्वरी वाइट कलर चमकीले रंग की होती हैं, बाकी कुछ जो है रंगीन होती हैं, वह भी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के कारण होती हैं। और अंत में आपको बताएं कि सुचालक में खाली आयनिक सॉलिड हैं द्रव तथा विलयन की अवस्था में, और मेटालिक सॉलिड ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक, बाकी सभी कुचालक हैं। केवल कोवलेंट में जो हमारा ग्रेफाइट होता है ये दुर्बल विद्युत का चालक होता है। क्रिस्टल तथा उनके अभिलक्षण अर्थात
कैरेक्टरिस्टिक। क्रिस्टल क्या होता है? किसी भी क्रिस्टलाइन पदार्थ का, क्रिस्टलीय पदार्थ का कोई एक भाग ले लें, छोटा या बड़ा, उसे हम क्रिस्टल कहेंगे। और किसी पदार्थ का क्रिस्टल बड़ा होगा, छोटा होगा, बड़े बड़े क्रिस्टल के रूप में बनेगा, छोटे छोटे क्रिस्टल रूप में बनेगा, यह निर्भर करता है यह धीमा बन रहा है कि तेज़ बन रहा है, उसकी बनने की दर धीमी है कि तेज़ है। यदि बनने की दर प्राकृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से अथवा कृत्रिम रूप से, यदि कोई लैब में बनाए तो उसको कृत्रिम रूप कहेंगे, आर्टिफिशियल रूप कहेंगे, और प्रकृति में अपने आप बने उसे भौगोलिक अथवा प्राकृतिक रूप कहेंगे, तरीका कहेंगे, विधि कहेंगे। तो यदि चाहे प्रयोगशाला में कोई क्रिस्टलीय पदार्थ बनाया जाए, चाहे भौगोलिक रूप से या प्राकृतिक रूप से स्वयं बने, यदि धीरे धीरे बनेगा तो क्रिस्टल का आकार बड़ा होगा, यदि जल्दी से बनेगा, तेज़ बनेगा, बनने की दर तेज़ होगी तो क्रिस्टल का आकार छोटा होगा। अब हमें जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिस्टल जो बनते हैं उनके अभिलक्षण क्या होते हैं, उसमें क्या खास बात होती है। पहला है फलक। क्रिस्टल जो बनते हैं उसमें फलक होता है, यानी फेस। क्रिस्टल की समतल और पूर्ण व्यवस्थित जो सतहें होती हैं, कोई एक सतह चाहे अनेक सतहें जो कि पूर्ण व्यवस्थित हो और समतल हो, उसे हम फलक या फेस कहेंगे। और जो पूर्ण व्यवस्थित सतहों के बनने के बाद जो रूप प्रकट होता है, यानी जो रूप दिखता है, उसे हम रूप कहते हैं, क्रिस्टल का रूप अथवा फॉर्म कहते हैं। कोर अथवा किनारा, दो संलग्न यानी लगी हुई जो फलकें हैं उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, मान लीजिए क्रिस्टल आपका है कोर, इसमें किन्हीं दो संलग्न फलकों का जो प्रतिच्छेद यानी कटान स्थान होगा, उसे हम कहेंगे कोर अथवा एज। इसी प्रकार अंतरफलकी कोण और अक्षीय कोण, इंटरफेशियल एंगल और एक्सियल एंगल, और इसमें देखें किन्हीं दो संलग्न फलकों के बीच का जो झुकाव होता है, कोण बनता है, उसे हम अंतरफलकी कोण या अक्षीय कोण कहते हैं। एक फलक ये हो गई ये, और एक फलक ये हो गई। ये जो कोण बनता है दो फलकों के बीच में, असल में ये सॉलिड स्टेट में जितने फिगर हम देखते हैं उसको दिमाग में रखना पड़ेगा, अपने सोच के आधार पर करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर के लिए आमतौर पे है। जो 3 डायमेंशनल जिसमें मोटाई हो उसे 3 डायमेंशनल कहेंगे। जैसे किताब है, किताब का एक पेज आपका होगा 2 डायमेंशनल, यानी कि लंबाई चौड़ाई खाली, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों, उसे 3 डायमेंशनल कहेंगे। तो मोटाई हम ब्लैक बोर्ड पर बना नहीं पाएंगे, ब्लैक बोर्ड अपने आप में 2 डायमेंशनल है, इसको हमको समझ के चलना होगा। दिखाने को तो हम दिखा पा रहे हैं, ये रेखा है, ये रेखा है, कोर के बीच में कोण कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह कोण जो है इस फलक और इस फलक के बीच का कोण है, और जो लगी हुई रहेंगी आपस में उन्हीं के बीच में कोण बनेगा। इसके बीच में ये, इसी प्रकार इसके बीच में ये नहीं कि इसके बीच में, आमने सामने की फलकों के बीच में कोण नहीं बनता है। तो किन्हीं दो संलग्न लगी हुई फलकों के बीच में जो होता है कोण, उसे हम अक्षीय कोण अथवा अंतरफलकी कोण कहते हैं। और ऐसा देखा गया है कि बनाने की विधि पर निर्भर करता है कि किस क्रिस्टल की ज्यामिति क्या होगी, किस पदार्थ के क्रिस्टल की ज्यामिति यानी कि आकृति क्या होगी। जैसे नमक जो है, नमक अगर प्योर हो और उसको बनाएंगे तो होता है हमारा क्यूबिकल होता है, एकदम चाक का जो बॉक्स देख रहे हैं, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। यदि उसमें थोड़ा सी यूरिया मिला के बनाएं तो फिर वो ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकी हो जाता है। तो लेकिन एक बात है आप नहीं समझ पाए होंगे, समझना बहुत ज़रूरी है। क्रिस्टलीय ठोस बनता कैसे है। क्रिस्टलीय ठोस जब कभी, जैसे NaCl हम बनाएं, NaCl कैसे बनता है,
HCl और NaOH की अपक्रिया से। HCl और NaOH की अपक्रिया में आप H2O के अलावा बनता है NaCl बनता है, अर्थात जो उदासीनीकरण की अपक्रिया हुई अम्ल क्षार की, उसमें हमारा साल्ट बनता है NaCl। और इसको सांद्र कर लें, यानी कि इसका हम वाष्पन कर लें, इसमें जल की मात्रा कम कर लें। जब गाढ़ा विलयन बन जाएगा NaCl का, तो गर्म अवस्था में इसको ठंडा करेंगे तो NaCl ठोस अवस्था में प्रकट हो जाएगा। यही ठोस अवस्था में जो क्रिस्टल बनेंगे, दानेदार जो बनेगा NaCl, इसको हम क्रिस्टलन कहते हैं अथवा क्रिस्टल का बनना कहते हैं। अर्थात जब NaCl हमारा बनेगा प्योर अवस्था में, उसमें और कुछ नहीं मिला होगा, तो घनी आकार का होगा, क्यूबिकल आकार का होगा, नहीं तो अष्टफलकी आकार का, जिसमें कि एक कोई कण 1 2 3 4 5 6 तरफ से घिरा रहता है, वो अष्टफलकी संरचना होती है। इसको हम फिर बताएंगे। धन्यवाद। Thank you for watching the video. For any query you can ask your doubts on my Telegram channel Study Meet with Jay. Notes will be provided on the above mentioned Telegram channel. Please like and subscribe the channel if it is helpful.